हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार। अवेयर आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 का पहला यूनिट है। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में यूजीसी नेट एग्जाम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, एग्जाम के फॉर्मेट के बारे में और एग्जाम के सिलेबस के बारे में पहले डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं। तो गाइज, आज हमारा टॉपिक है हायर एजुकेशन और इसी के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। गाइज, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि यूजीसी नेट के पेपर 1 में 10 यूनिट हैं और 10 यूनिट के अंदर हर यूनिट में से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज, हायर एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। हायर एजुकेशन के ऊपर ही बेस्ड है बाकी जो टॉपिक हैं। अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की, रिसर्च की, तो ये सारे जो टॉपिक हैं आपके वो हायर एजुकेशन पे ही बेस्ड है। तो चलिए गाइज, हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे गाइज हायर एजुकेशन के बारे में और जानेंगे हायर एजुकेशन है क्या। कोई भी अगर आपसे पूछ ले व्हाट इट मीन बाय हायर एजुकेशन, तो गाइज हायर एजुकेशन जो फॉर्मल लर्निंग है उसका फाइनल स्टेज होता है। यानी अगर हम बात करें लर्निंग का टाइप की, तो गाइज वी हैव 2 टाइप ऑफ लर्निंग। 2 तरह के हमारे पास में टाइप होते हैं। एक फॉर्मल लर्निंग होता है और एक इनफॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल लर्निंग का मतलब होता है कि आप कहीं एकेडमिक से जहाँ पे रेगुलर जाते हो, वहाँ पे आपकी प्रॉपर क्लासेस होती हैं, आपके एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद आपको डिग्री दी जाती है। तो यानी एक इंस्टीट्यूशन का लेवल होता है, दैट इज़ फॉर्मल लर्निंग। इनफॉर्मल लर्निंग का मतलब होता है कि आप नेचर से, अपने एनवायरनमेंट से या आस पड़ोस से जो सीखते हो उसे हम लोग इनफॉर्मल लर्निंग बोलते हैं। यानी इनफॉर्मल लर्निंग में आपको कोई सर्टिफिकेशन, किसी भी तरह का कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं मिलता, लेकिन फॉर्मल लर्निंग में आपको ये जो सारी चीज़ें हैं मिलती हैं। गाइस, जिसके बाद हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की शुरुआत कहाँ होती है, किस तरह से हायर एजुकेशन की शुरुआत होती है। तो गाइस, जब कोई कैंडिडेट सेकेंडरी एग्जाम पास कर लेता है, अगर हम बात करें स्पेशली सेकेंडरी क्लास को जब पास कर लेता है, दैट इज 10th क्लास, उसके बाद की जो एजुकेशन होती है उसे हम लोग हायर एजुकेशन में काउंट करते हैं। गाइज, अगर हम इसके टाइप के बारे में बात करें हायर एजुकेशन के, तो हम लोग इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। एक यूजी लेवल यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल के एजुकेशन, एक होता है पीजी लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे एजुकेशन, और एक होता है अबव द पीजी लेवल यानी कि आपका एमफिल और पीएचडी। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू एमफिल प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू किया गया है, तो अभी अगर हम बात करेंगे पीजी लेवल से जो एजुकेशन होगी दैट इज पीएचडी। तो गाइस, जिस तरह से हायर एजुकेशन के 3 लेवल हैं, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको क्या है, जो यूनिवर्सिटी के जो लेवल हुआ करते थे सीखने के, उनको चेंज किया है। उसके बारे में ऑलरेडी मेरे वीडियो में बता चुका हूँ, वो आप जा करके देख सकते हैं। गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं कि दुनिया में, वर्ल्ड में हम लोग हायर एजुकेशन में कहाँ ठहरते हैं, यानी हमारा स्टेटस दुनिया में कहाँ है। तो अगर हम गाइस बात करें हायर एजुकेशन के बारे में, तो वी आर ऑन 3rd नंबर, तीसरे स्थान पे हम लोग दुनिया में आते हैं हायर एजुकेशन के मामले में। अगर हम बात करें हायर एजुकेशन का जो मैटर है या किस बिहाफ पे हम लोग काउंट करते हैं, तो हम लोग हायर एजुकेशन का जो स्टेटस है उसे काउंट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी, ऑन बिहाफ ऑफ कॉलेजेस, ऑन बिहाफ ऑफ एनरोलमेंट स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस। यानी कि विश्वविद्यालय और बाकी अगर बात करते हैं आपके पास में, उनमें कितने बच्चे इनरोल हैं, उस बिहाफ पे विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, कॉलेजेस की संख्या कितनी है, तो इस बिहाफ पे हम क्या करते हैं, इसको बांटते हैं। गाइज, हमारा जो इंडिया है वो 3rd नंबर पे आता है। अगर हम बात करें पहले नंबर की, तो इस मामले में चाइना पहले नंबर पे है, यूएसए दूसरे नंबर पे आते हैं, और जो इंडिया है उसका तीसरा स्थान है। गाइज, अगर हम बात करें इंडिया के एजुकेशन इंस्टीट्यूट की, स्टूडेंट की, तो गाइज अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, तो इंडिया में तकरीबन 993 यूनिवर्सिटियां हैं, लगभग 1000 के आसपास। अगर हम बात करें कॉलेजेस की, तो गाइज जो कॉलेजेस की संख्या है वो 39,900 के समथिंग आपके कॉलेजेस हैं, यानी कि 40,000 के आसपास आपके कॉलेजेस हैं। अगर हम बात करें गाइज उनमें इनरोल स्टूडेंट की, यानी कॉलेज लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो ये जो है आपके पास में ये तकरीबन आपके 3.25 करोड़ हैं, यानी 3 करोड़
74 लाख के आसपास जो बच्चे हैं, 74 लाख के आसपास बच्चे हैं, ये हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उसमें इनरोल्ड हैं। गाइज इसके अलावा जो ऑटोनोमस बॉडी हैं उसके अंदर 10,700 के समथिंग जो बच्चे हैं वो इनके अंदर इनरोल हैं। ये आपकी जो सर्वे है, अगर हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशंस की सर्वे 2019 की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग ये डेटा है। गाइज इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एजुकेशन के बारे में और फिर इसके बाद हायर एजुकेशन के बारे में क्या प्रोविजन करता है। तो चलिए गाइज बात करते हैं इसके बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अगर हम बात करें तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सबसे पहले अगर एजुकेशन की बात की जाए तो वो एजुकेशन किस पार्ट में आएगा, किस तरह से वो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गाइज अगर हम बात करें RTE एक्ट 2009 की, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आता है और वो 2010 में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये जो है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। किसके लिए? अगर कोई बच्चा 6 से 14 साल की उम्र का बीच का है, यानी 6 to 14 एज ग्रुप का है, तो उसे गवर्नमेंट की तरफ से फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। तो ये गाइस अगर हम बात करें तो इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा आर्टिकल है 21। अगर आर्टिकल 21 की बात करें हम लोग तो ये है आपका लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है। तो गाइज अगर हम बेहतरीन जीवन जीना चाहते हैं तो शिक्षा उसके लिए एक माध्यम है। इसके अलावा स्वास्थ्य है, इसके अलावा हमारे पास निवास यानी रहने के लिए घर चाहिए, इसके अलावा हमारे पास हेल्थ है। तो ये अगर किसी भी कैंडिडेट की लाइफ को डिग्निफाई किया जाता है, बेहतरीन बनाया जाता है, क्वालिटी वाली बनाया जाता है, तो उसके लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है। तो उसमें से जो राइट है आपके पास आर्टिकल 21 वो लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है और लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर ही एजुकेशन को जोड़ा गया है। तो आर्टिकल 21A ये क्या करता है, आपको फंडामेंटल राइट देता है एजुकेशन का, यानी हर बच्चे को स्टेट की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से एजुकेशन का, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का ये प्रावधान करता है। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, दैट इज आर्टिकल 45। गाइस आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार को ये निर्देश देते हैं कि वो मानवों के या जो सिटीजन हैं उनके कल्याण के लिए ऐसे प्रोविजन बनाए जिससे कि उनका जीवन है वो उच्चता या क्वालिटी को प्राप्त करे। तो गाइज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है 45 ये बेसिकली जो हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी हैं उनके जो प्रिंसिपल है उनको भी उजागर करता है। यानी गांधी जी विशेष तौर पे अप्लाइड एजुकेशन की बात करते हैं। राइट, तो ये जो है आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 45 अप्लाइड एजुकेशन की बात करता है, क्रिएटिव एजुकेशन की बात करता है। गाइस इसके बाद हम बात करें कि एजुकेशन जो है किस लिस्ट में आता है। हर बार ये पेपर 1 में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। तो गाइस अगर हम बात करें एजुकेशन की तो एजुकेशन जो है कंकरेंट लिस्ट का मैटर है। गाइस मैं अपने वीडियो में पहले बता चुका हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर नाउ डेज 12 शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में से अनुसूची नंबर 7 उसको 3 लिस्ट में बांटा गया है, एक यूनियन लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट और एक स्टेट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट वो होती है जिसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाती है, स्टेट लिस्ट वो होती है जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट वो होती है जिसपे स्टेट और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो शिक्षा ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। गाइज अगर इसके बाद में अगर बात करूं, इसी में एक टॉपिक आता है फॉरेस्ट, यानी जो वन है वो भी कंकरेंट और लिस्ट का मैटर है। इसके अलावा बात करूं मैं इलेक्ट्रिसिटी की तो वो भी कंकरेंट लिस्ट का मैटर है जिसपे स्टेट और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। तो पेपर 1 में हमसे फॉरेस्ट और एजुकेशन पूछे जाने के चांसेस हैं, एजुकेशन तो जरूरी पूछा जाता है। गाइज इसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट आर्टिकल की, दैट इज आर्टिकल 51A। तो गाइज आर्टिकल 51A ये फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है। तो गाइज अगर हम बात करें कि ड्यूटी क्या है तो हर पेरेंट की ये ड्यूटी है। इसे अगर हम बात करें ये अगर इसको कह सकते हैं आप लोग कि पर्सनल लेवल पे ड्यूटी होती है, मॉरलिटी होती है। हर व्यक्ति का,
हर माता पिता का ये दायित्व है, ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को शिक्षित करे, उनको एजुकेशन दिलवाए। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 342A की। 342 कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है वो बात करता है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की। तो गाइस अगर कोई हमारे समाज का ऐसा कोई पिछड़ा वर्ग है जो सोसाइटी के तौर पे पिछड़ा हुआ है या एजुकेशन का स्तर उसके निम्न लेवल पे है, तो उसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल लेवल पे बात कर सकते हैं। अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो गवर्नर, तो ये क्या करते हैं, सरकारों को निर्देश देते हैं और उनके लिए प्रोविजन करते हैं कि उनकी जो सामाजिक स्थिति है और जो शैक्षणिक स्थिति है उसको उच्च किया जाए, उसको ठीक किया जाए। गाइज अगर हम बात करें नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 350A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 350A है वो बात करता है मदर टंग एजुकेशन की, यानी कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो बच्चों को किस में दी जानी चाहिए, उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। अगर मैं बात करूं आपसे गाइज न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये प्रोविजन है जिसे हम लोग 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी बोलते हैं, यानी जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाएगी प्राइमरी लेवल पे। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर उसकी सेकेंडरी लेवल है, ऊपर के क्लास है, तो उसमें वो एलिमेंट्री सब्जेक्ट है वो चुन सकता है। हायर एजुकेशन है उसमें जो बाकी जो भाषाएं यानी जो वैश्विक लेवल की भाषाएं उनको चुन सकता है। लाइक अंग्रेजी की अगर हम बात करें, क्योंकि अंग्रेजी वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है अभी और बच्चे को कहीं विदेश नहीं जाना होता, तो जो अगर कोई कैंडिडेट है क्वालिफाइड है तो उसे काम के लिए, उसे नौकरी के लिए कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए अंग्रेजी भाषा का जो इस्तेमाल है वो करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है, उच्च शिक्षा में उसके लिए छूट दी जाती है। लेकिन प्राइमरी लेवल पे जहाँ पे बच्चे के सीखने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसको जो लैंग्वेज है वो उसकी मातृभाषा में ही प्रोवाइड की जाएगी। ये सब प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 350A करता है। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन के डेवलपमेंट की। तो गाइज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि भारत में शिक्षा का जो विकास है वो कैसे होता है। तो गाइज आप सब जानते हैं कि हम लोग विश्वगुरु रहे हैं, विश्वगुरु रहने के पीछे हमारे जो रीजन है वो क्या है, शिक्षा कहीं ना कहीं इस पर असर डालती है। गाइज हमारे यहाँ पे अगर एंशिएंट एजुकेशन की बात करें हम लोग, और तो वहाँ पे ज़्यादातर वैदिक शिक्षा दी जाती है। तो चलिए मैं बात करता हूँ उसके बारे में। गाइज हम बात करते हैं अगर एजुकेशन के डेवलपमेंट की इंडिया में, तो एजुकेशन का डेवलपमेंट 3 स्टेजेस में होता है, 3 पार्ट्स में होता है। एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन इन मिडल इंडिया, उसके बाद बात करते हैं हम लोग एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। गाइज अगर हम एजुकेशन में बात करें एंशिएंट इंडिया के लिए, तो एंशिएंट इंडिया में जो एजुकेशन दी जाती थी, जो शिक्षा दी जाती थी, वो गुरुकुल बेस्ड शिक्षा होती थी, गुरुकुल बेस्ड शिक्षा पद्धति होती थी, यानी कि गुरु और शिष्य परंपरा पर वो आधारित होती थी। गाइस अगर मैं बात करूँ इसमें तो किस सब्जेक्ट की वहाँ पे एजुकेशन दी जाती थी, तो गाइस ज़्यादातर जो वहाँ पे एजुकेशन के जो सब्जेक्ट होते थे वो रिलीजन और इसके अलावा फिलोसफी, यानी ये 2 सब्जेक्ट रहते थे। फिलोसफी और रिलीजन क्यों सब्जेक्ट रहते थे, तो गाइस ज़्यादातर का मानना था कि उन्हें आध्यात्मिक उन्नति करनी है और उन्हें मोक्ष को प्राप्त करना है, यानी दे वांटेड टू गेट साल्वेशन, तो इसीलिए वो इन सब्जेक्टों में। इसके अलावा भी गाइज वहाँ पे सब्जेक्ट हुआ करते थे एंशिएंट एजुकेशन में अगर बात करें तो आर्चरी यानी धनुर्विद्या है वो उसका इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा अगर हम बात करें मेडिकल साइंस की, ठीक है, तो वहाँ पे जो चिकित्सीय शिक्षा है वो भी प्रोवाइड की जाती थी। तो इस तरह से हमारा जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। गाइज अगर हम बात करें मॉडर्न टाइम के इंस्टीट्यूशंस की, अगर खुलने की बात करें तो वो मॉडर्न टाइम के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो 6th सेंचुरी BC के बाद में खुलना शुरू होते हैं, यानी कि जब बुद्धिज़्म का, जैनिज्म का प्रभाव होता है और ये जो धर्म है वो डेवलप होना शुरू करते हैं। तो गाइस अगर हम बात करें एजुकेशन सेंटर्स की, तो नालंदा, तक्षशिला और इसके अलावा जगदला, ये यूनिवर्सिटियाँ हुआ करती थी एंशिएंट टाइम की। गाइस नालंदा विश्वविद्यालय जो है बुद्धिस्ट एजुकेशन सेंटर के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें तक्षशिला की, तो तक्षशिला में ज़्यादातर जो है संस्कृत बेस्ड
जो आध्यात्मिक शिक्षा है वो दी जाती थी। तो गाइज अगर आपसे कई बार पूछ लिया जाता है व्हाट वाज द मीडियम ऑफ एंशिएंट एजुकेशन, तो अगर हम बात करें भाषा की तो ज़्यादातर जो शिक्षा है वो संस्कृत में दी जाती थी, संस्कृत शिक्षा का माध्यम हुआ करता था। इसके अलावा 6th सेंचुरी के बाद में जो एजुकेशन आती है उसमें पाली, प्राकृत इन भाषाओं का इस्तेमाल भी किया जाता था। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एजुकेशन इन मिडल इंडिया की। तो गाइज मिडल इंडिया में आपको अगर मैं बात करें हम लोग, तो हमारे यहाँ पे जो रूलर था, कोई एक रूलर अगर हम हमारे अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज पावर नहीं थी। कहने का मतलब है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में एक सेंट्रलाइज पावर है, वो सिर्फ अशोका के टाइम पे रहती है। अशोका के बाद में जो सत्ता है वो लगभग छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ जाती है, रीजनल लेवल पे बढ़ जाती है, लाइक पाला, सेन, ठीक है, या फिर हम लोग राष्ट्रकूट। तो ये क्या है, कुछ रूलर्स होते थे, ये अपने लेवल पे क्या करते हैं, शिक्षा के प्रसार की कोशिश करते हैं। गाइज इसी के बाद में यहाँ पे हमारे यहाँ पे मुस्लिम शासकों का आगमन होता है और वो क्या करते हैं, एजुकेशन में एक नई जो चीज़ है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी फारसी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज। गाइज इसमें इसके अलावा वो क्या करते हैं, हमारे जो हिंदू रिलीजन के जो ग्रंथ हैं लाइक रामायण, महाभारत, भागवत गीता, इनका ट्रांसलेशन फारसी और उर्दू में कराना शुरू करते हैं। तो गाइज बेसिकली जो यहाँ पे एजुकेशन थी काफ़ी अच्छी अवस्था में थी, लेकिन वो ज़्यादातर क्या थी, ट्रांसलेशन पे केंद्रित थी। गाइज ज़्यादातर जो एजुकेशन दी जाती थी वो मदरसा में, मकबताज में दी जाती थी। तो एजुकेशन जो है आपके मिडल इंडिया में भी अकबर के टाइम पे काफ़ी इसमें प्रोग्रेस रहती है, प्रोग्रेस होती है इसके अंदर। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन इन मॉडर्न टाइम। गाइज अगर हम बात करें आधुनिक टाइम पे एजुकेशन की, तो 16th सेंचुरी में अगर हम 16वीं शताब्दी की बात करें तो हमारे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो अपनी फैक्ट्री लगाती है और धीरे धीरे करके सबसे पहले 50 अगर हम बात करें 57 के अंदर प्लासी वॉर होता है, देन 64 के अंदर बक्सर बार होता है। तो ये 2 बार ऐसे होते हैं जो ट्रांसफॉर्म करने का काम करते हैं इंडिया को, यानी ये डिसाइड करते हैं कि आने वाले वक्त में इंडिया पे रूल कौन करेगा। तो ब्रिटिश इन दोनों वारों को बखूबी जीतते हैं और उसके बाद में वो हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे वर्क करना शुरू करते हैं। तो गाइज हमारी पूरी शिक्षा पद्धति, हमारी शासन प्रणाली वो सारी ब्रिटिशर्स के हाथ में चली जाती है और वो इसको अपने हिसाब से, अपने लेवल से क्या करते हैं, अगर बात करें हम लोग इसको मॉड्यूलेट करना शुरू करते हैं, या इसको ट्रांसफॉर्म करने की बात करें या इसको परिवर्तित करने की बात करें, वो ब्रिटिशर्स इसको करते हैं। तो गाइज ब्रिटिशर्स की बात करें तो सबसे पहले मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिशर्स हमारी एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचते हैं। वो क्यों सोचते हैं, उसके पीछे वजह क्या होती हैं। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल 1813 के अंदर चार्टर एक्ट आता है, 1813 का चार्टर एक्ट आता है, जिसके अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार ये महसूस करती है कि इंडियंस को भी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। लेकिन गाइज इसके पीछे इनहेरिएंट रीजंस क्या थे। ओबियसली बात है कि हमारे यहाँ पे ICS अधिकारी वर्क करते थे, इंडियन सिविल सर्वेंट के जो सर्विसेज है उसके अधिकारी वर्क करते थे, और ओबियसली बात है कि वो उनका जो मीडियम होता था वो अंग्रेजी हुआ करता था। हमारे यहाँ पे डिफरेंट स्टेट हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है, जिसमें उन्हें जो शासन चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता था। तो गाइज इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ पे बाहर से मजदूर, यानी बाहर से एम्प्लॉय अगर मंगाए जाएँ तो वो कॉस्टली पड़ते थे। तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे एम्प्लॉय मिल जाते हैं, वहाँ पे उनके लिए पियोन मिल जाते हैं, उनके लिए 4th क्लास कर्मचारी मिल जाते हैं, लिपिक मिल जाते हैं उनके लिए, तो हमारे यहाँ पे वो सारा सस्ता सिस्टम था। तो गाइज इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमारे यहाँ पे 1830 के चार्टर एक्ट में, 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपया अपने प्रॉफिट का हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे खर्च करने की बात की। तो गाइज सबसे दुखद, सबसे चिंतनीय बात यह है कि वो इस 1 लाख रुपए को कहाँ खर्च करें ये भी नहीं सोच पाए। हमारे यहाँ पे किस वर्ग को इस एजुकेशन को दिया जाएगा, उसका एजुकेशन का माध्यम क्या होगा, मीडियम क्या होगा, या सब्जेक्ट क्या होंगे जिनमें एजुकेशन दी जाएगी, तो उन पर कोई भी एक जो फुल फ्रूट जो प्रोग्राम है वो
नहीं बन पाया और इसको बनने में लगभग 20 साल का वक्त लग गया। तो गाइज इस तरह से मॉडर्न इंडिया में एजुकेशन का डेवलपमेंट ग्रेजुअल शुरू होता है। इसको मैं अगले वीडियो में प्रॉपर एक चैनल से बताऊंगा, डिफरेंट चार्टर एक्ट्स के बारे में और कमेटियों के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आपको प्रॉपरली ये समझ आएगा। तो गाइज इस तरह से जो हमारे यहाँ पे एजुकेशन का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो 3 पार्ट में होता है, एंशिएंट इंडिया के अंदर, मिडिवल इंडिया के अंदर एंड मॉडर्न इंडिया के अंदर। गाइज हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन के बारे में। गाइज आपसे कोई पूछ ले कि हायर एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका अगर हम बात करें इसका लक्ष्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, तो गाइज आपको पता है कि हमारे यहाँ पे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद में भी जीवन को कैसे जिया जाता है, लोगों के साथ व्यवहार कैसे किया जाता है, राइट, कैसे उनके साथ में रहा जाता है, तो वो ज़्यादातर जो हायर एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है। जबकि अगर हम उच्च शिक्षा के मतलब की बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो इसका सीधा मतलब होता है उच्च क्वालिटी ऑफ लाइफ, हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की जाती है, जिसमें आपके पास में आपकी जो लाइफ है उसको डिग्निफाई किया जाता है, आपको आत्मसम्मान की जो फीलिंग होती है उसको उच्च लेवल पे किया जाता है। लेकिन बावजूद इसके हमारे साथ में जो PhD होल्डर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको विशेष तौर पे देखा जाता है, बट दे डिडंट नो हाउ टू इंटरेक्ट, हाउ टू ईट, हाउ टू बिहेव, ये सारी चीज़ें का इनके अंदर अभाव पाया जाता है। तो गाइज हमारे यहाँ पे वो एजुकेशन में अच्छे क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन व्यवहार में उनको ये नहीं पता होता कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग के साथ में बात की जाए। जबकि उच्च शिक्षा आपको ये समझाती है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो सम्मान है, जो डिग्निटी है, वो इक्वल है, जो रिस्पेक्ट है वो इक्वल है। गाइज हम बात करें अगर इसके बारे में, तो सबसे पहले जो हायर एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ हायर वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, यानी आत्मसम्मान की जो भावनाएं। अगर मैं बात करूं जैसे लिबर्टी की, आपको कहीं पे भी आने जाने की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें हम लोग, राइट, तो आपको कहीं पे भी आना जाना, आपकी लाइफ को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो इससे आपकी जो लाइफ है वो उच्च लेवल पे पहुंचती है, जिसमें लाइफ के प्रति जो संतुष्टि है, सेटिस्फेक्शन है, वो मिलता है। तो गाइज उच्च शिक्षा आपको ये प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा हम बात करें गाइज लीडरशिप क्वालिटी की, तो उच्च शिक्षा आपको एक फ्यूचर का लीडर बनाती है। गाइज सिंपल मतलब ये होता है आपके पास में लीडर वही होता है जो बाकी को अपने साथ मिला करके चले। तो अगर आप उच्च शिक्षित हैं, आपको क्वालिटी एजुकेशन आती है, तो गाइज आपको हर किसी का ख्याल रहता है, चाहे वो किसी भी लेवल का, कम्युनिटी का कोई मतलब दूर दराज एक क्यू में खड़ा हुआ लास्ट व्यक्ति भी है, तो उसके भलाई के बारे में, उसके विकास के बारे में आप सोचते हो। तो ये आपको एक लीडरशिप क्वालिटी है वो डेवलप करवाती है। गाइज इसके बाद हम बात करें विजडम ऑफ स्किल की, तो गाइज उच्च शिक्षा है आपको एक बुद्धिमान, एक तर्क संगत, एक पर्सनैलिटी में आपको कन्वर्ट करती है, सो दैट कि आप बेहतर सोच सकें, दुनिया के बारे में सोच सकें, अपने सोसाइटी के बारे में सोच सकें, अपने देश के बारे में सोच सकें। तो गाइज ये आपको वो उस तरह का जो स्किल है वो प्रोवाइड कराती है, सो दैट कि आप सबको एक साथ लेकर के विकास का जो रास्ता है उस पर चल सकें। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं अगर नॉलेज एनहांसमेंट की, तो गाइज आपको हायर एजुकेशन से न केवल हमारे खुद के समाज की, वरन दूसरे दुनिया के समाजों के बारे में भी, वहाँ की सिस्टमों के बारे में भी, वहाँ की पद्धतियों के बारे में भी, वहाँ के जीवनचर्या के बारे में भी आपको जानकारी मिलती है, सो दैट कि आप वहाँ से सीख करके अपने यहाँ पर जो कमियां हैं उनको सुधार सकें और आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं, विकास करने के जो रास्ते हैं, उन पे चल सकें। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं अगर सोशल ऑर्डर मेंटेन, तो उच्च शिक्षा जो है गाइस ये आपको जो हायर और लोअर का जो डिफरेंस है उसको ख़त्म करने का काम करती है। बिकॉज आपको पता है हमारे समाज में एक अजीब सा गैप है, यानी कि हमारे यहाँ समाज में क्लासेस बनी हुई हैं, ठीक है, अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, और हमारे यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट कास्ट हैं, रेस हैं। तो गाइज हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा है वो आपको ये जितने भी आपके गैप हैं उनको ब्रिज करने का, उनको भरने का काम करती है। यानी आपको एक इंसान बनाती है जो दूसरे इंसान के जो जितने भी जो प्रॉब्लम है या उनकी जो भी नीड्स हैं उनको समझ सके। तो गाइज इस तरह से अगर हम बात करें तो ये हायर एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव इसके ज़रूर याद रखेंगे।
तो गाइज इस तरह से ये हायर एजुकेशन के बारे में हमारा पहला वीडियो था जिसमें हमने तमाम चीज़ों के बारे में बात की। गाइज मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। गाइज आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इसे लाइक कर सकते हैं। मेरा प्रमोशन करने के लिए या मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। और बाकी अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, हायर एजुकेशन का ही वीडियो होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं। थैंक यू।